नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है, कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप, क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल इन नए कानूनों को लाने का मकसद ये है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, साथ ही इसकी प्रक्रिया भी सरल होगी और तो और आपराधिक कानूनों में सुधार होगा। और इन कानूनों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए ये 3 नए कानून लाए गए हैं, जो कि न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलकर बेहतर व्यवस्था कायम करेंगे। तो आज इसी पर हमारा फोकस होगा। तो आइए अब हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो 3 कानून जो 1 जुलाई से लागू होंगे। और ये 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैं। ये तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। नए भारत के नए कानून में हमने आपको पहले और दूसरे कानून के बारे में बीते हफ्तों में विस्तार से बताया है, जिससे आप इन कानूनों को आसानी से समझ पाएं। इसी कड़ी में आज का हमारा फोकस है तीसरे कानून पर, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आज इसी कानून से जुड़े तमाम पहलुओं को हम आपके सामने उजागर करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस कानून के बारे में जानने और समझने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम नए भारत के नए कानून की। तो नए भारत के नए कानून में आज बहुत कुछ आपके लिए खास है। हम तमाम जो तथ्य हैं वो आपके लिए समेट कर लाए हैं। समझाने में भी आपको हमें आसानी होगी और साथ ही साथ आपको समझने में भी आसानी होगी कि आखिर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है क्या और कैसे इससे न्याय जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशा धनराज देवानी जी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रोहिणी, न्यू दिल्ली से। मैम बहुत स्वागत आपका। और साथ ही साथ इसके अलावा हमारे साथ शाश्वत कुमार, जो कि आईपीएस हैं, एआईजीपी एस्टैब्लिशमेंट पीएचक्यू त्रिपुरा से, वो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि एडवोकेट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे साथ यहाँ पर मेहमान धीरे धीरे करके जुड़ेंगे, जिसमें से हमारे साथ डॉक्टर निशा धनराज हमारे साथ पहले से जुड़ी हुई हैं। तो आइए आप कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि आखिर ये भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है इसकी क्या प्रमुख बातें हैं और ये कानून आखिर है क्या। तो आइए हमारे साथ और हम आपको अब बताने की कोशिश करते हैं कि ये कानून की जो बड़ी बातें हैं वो क्या रहने वाली हैं और ये कानून किस तरह से अब की बार जो हम देख रहे हैं कि जो न्यायिक प्रणाली है उसमें किस तरह से अब की बार बहुत बड़े बदलाव को यहाँ पर पेश करता हुआ नजर आएगा। ये तमाम बदलाव आपके लिए हैं, आपके जीवन के लिए हैं, आपके जीवन को और आसान बनाने के लिए हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन 1 जुलाई से आने वाला है। और 1 जुलाई में अब सिर्फ 1 दिन का फासला रह गया, यानी कल के बाद 1 जुलाई को ये 3 जो नए कानून हैं वो सामने आपके होंगे। और क्या कुछ परिवर्तन आएगा आइए आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि है तीसरा कानून। ये क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कानून, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। साक्ष्य स्वीकार्यता के संबंध में भारत के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का यह प्रतिनिधित्व करता है। तमाम बड़े फैक्टर्स इसमें नजर आएंगे और साफ तौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा। अंग्रेजों के जमाने से यह चला आ रहा था और इसमें अब जाकर यह एक बड़ा बदलाव है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बहुत प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। तकनीकी प्रगति और विकसित होते कानूनी परिदृश्यों के मद्देनजर कानून को नया रूप दिया गया है। तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसको डिजिटल फॉर्म में किस तरह से आगे लेकर आना है, इस पर खास फोकस होने वाला है। अगस्त 2023 में पेश किए गए भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 का उद्देश्य आईईए यानी जो पहला इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको निरस्त करना और प्रतिस्थापित करना था इस नए कानून को। और यही हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे अंग्रेजों के जमाने से वो चला आ रहा था और इसको प्रतिस्थापित करना बेहद जरूरी हो गया था आज के युग के हिसाब से। समीक्षा और संशोधन के बाद पुराने कानूनों में बदलाव करके नया कानून लाया गया है। तमाम संशोधन किए गए हैं, तमाम इसमें हम कह सकते हैं जो प्रावधान थे उनको बदला गया है। तो ऐसे में ये बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है 1 जुलाई से। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि परिवर्तन क्या होने वाले हैं। परिवर्तन होने वाला है धाराओं में, परिवर्तन अब देखने को मिलेगा। हमने देखा था
कि 167 धाराएं पहले थीं और अब उसकी जगह 170 धाराएं होंगी, यानी कि 3 धाराएं और बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा इस कानून में आईईए में स्थापित मुख्य सिद्धांतों को काफी हद तक बरकरार रखा गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बहुत बड़े चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। आईपीसी और सीआरपीसी की अगर हम बात करें तो उस दोनों कानून में, चाहे भारतीय न्याय संहिता या नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें, उसमें बड़े बदलाव देखने को मिले थे, लेकिन यहां पर कुछ हद तक बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। साक्ष्य को परिभाषित करने के तरीकों में बदलाव किया गया है। साक्ष्य यानी एविडेंस, यानी कि सबूत, ये सबूत ही है जो किसी मुजरिम को जेल तक पहुंचाते हैं, न्याय प्रक्रिया को और दुरुस्त और मजबूत बनाते हैं। तो यही वो साक्ष्य हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अब उसमें किस तरह का परिवर्तन आएगा, वो कितना महत्वपूर्ण होगा और कितनी मजबूती के साथ अब उसको रखा जा सकेगा। मामलों में डिजिटल तथ्यों और प्रासंगिक तथ्यों पर जोर दिया गया है, जिसकी बात हम कर रहे थे। डिजिटल तथ्यों यानी कि अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो डिजिटल तथ्य होंगे और जो कागजी पहले तथ्य सामने रखे जाते थे, यानी साक्ष्य रखे जाते थे, यानी जो सबूत थे वो रखे जाते थे, तो अब डिजिटल माध्यम से भी वो साक्ष्य अब प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पुलिस के इकबालिया बयानों पर मौजूदा सीमाओं को बरकरार रखता है। तो जो तमाम पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, आगे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां कैसा परिवर्तन नजर आया है। लेकिन जो इकबालिया कानून की जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव, एक चेंज, एक सबूत के लिए, साक्ष्यों के लिहाज से यहां पर देखने को मिलेगा। मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयानों को अनुमति देता है और ऐसे में तमाम ऐसे यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जो रूपरेखा इसकी रखी गई है, जो अलग अलग प्रमुख बिंदु रखे गए हैं, उस पर मजिस्ट्रेट में भी काफी मदद मिलती हुई नजर आएगी, न्याय प्रक्रिया में मदद मिलती हुई आएगी। तो ये तमाम बड़े फैक्टर्स हैं जो हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारा खास फोकस ये है कि आसान भाषा में आपको समझाना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आखिर है क्या। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो हम साफ तौर पर आपसे बात करेंगे और यहां पर आपको और भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पूरी न्याय प्रणाली है उसमें किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम यहां पर मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी आपका तारुफ तो हमने कराया ही और साथ ही साथ अभी जो हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब की बार एक बड़े बदलाव की ओर हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा कानून है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो ये पूरी प्रणाली है, वो किस तरह से एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है और बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। छोटा सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। क्या कुछ इसके जो बदलाव हैं वो किस तरह की नई प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हमारा खास तौर पर फोकस है। और हम आपको बताने की भी, हमने आपसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्या कुछ इसमें स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से किन किन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। तो चलिए अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ बड़ी बातें इसमें से निकलकर सामने आ रही हैं। और हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। शाश्वत कुमार जो कि एआईजीपी एस्टैब्लिशमेंट पीएचक्यू त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मनीषा जी जुड़ रही हैं जो कि एडवोकेट हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निशा, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो साक्ष्य हैं यानी कि एविडेंस, सबूत, इनको हमने देखा है कि इकट्ठा करने में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा दिमाग लगता था, जिसकी वजह से जब हम देखते थे न्यायिक प्रक्रिया में, जब वहां पर जज के सामने रखा जाता था, तमाम इसमें अलग अलग बिंदु नजर आते थे। लेकिन अब की बार की प्रक्रिया
को जब हम देख रहे हैं और हम तीसरे कानून की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन कानूनों से कितनी मजबूती इनमें आती हुई नजर आएगी, और साक्ष्य अधिनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कितना बड़ा बदलाव ये लोगों के जीवन में लेकर आएगा? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि एक एविडेंस को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके कोर्ट तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम होता है, और इस काम को करने के लिए मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्राइम सीन से इसको शुरू करना होता है। क्राइम सीन से जब आप एविडेंस उठाते हैं और कोर्ट तक लेके जाते हैं, तो यहाँ तक टैंपर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसी के लिए जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक वीडियो का एग्जाम्पल करके बताती हूँ। एक वीडियो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफर करने के बाद आपने उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, लेकिन अभी जो लॉ आया है वो इन तीनों तरीकों की एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस कहता है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं और इसमें जजेस को इन्वॉल्व करते हैं, प्रोसिक्यूशन को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर आपके पुलिस सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, तो इन तीनों के लिए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एविडेंस जब इंपॉर्टेंट होती है तो उसका सही एविडेंस का, क्वालिटी एविडेंस का कोर्ट में आना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम क्वालिटी एविडेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर डिजिटल मीडियम से वो रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस जब कोर्ट में आता है तो उसी के बेसिस पे जो है जजमेंट दी जाती है। मेरे कहने का मतलब है वो वीडियो का एग्जांपल लेके कि जब हम सेक्शन 57 की बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में आता है, और हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए प्राइमरी एविडेंस यानी कि ओरिजिनल एविडेंस के रूप में देखा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एविडेंस होता है। और उसी वजह से सेक्शन 57 में हमने 4 नई एक्सप्लेनेशंस ऐड की हैं। ऐसा कोई डिजिटल रिकॉर्ड, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसे क्रिएट किया गया है मल्टीपल फाइल्स में, वो मतलब कि सेव हो गया है, या फिर उसका जो है कह सकते हैं कि स्टोरेज वगैरह, या फिर उसका ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्ट करके जो है मुझे वो वीडियो मिला है, इन सभी सिचुएशंस में वो एक प्राइमरी ओरिजिनल एविडेंस कहलाएगा। इसी के साथ साथ अगर वो किसी टेम्पररी फाइल में चला गया है तब भी वो मेरा प्राइमरी एविडेंस रहेगा। इन चीज़ों के ऊपर बहुत डिस्प्यूट्स होते थे, बहुत सारी केस की जजमेंट्स है जहाँ पे इनको इग्नोर किया गया है, लेकिन अब हमारे पास साक्ष्य अधिनियम के थ्रू वो चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। इसी के साथ साथ हमारा सेक्शन 58 में भी बहुत चेंजेस किए गए, जहाँ पे हम सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं, उसमें 3 क्लॉजेस को जो ऐड किया गया है। 58 क्लॉज 6 जहाँ पे हम ओरल एडमिशंस की बात करते हैं, 7 जहाँ पे हम रिटन एडमिशंस की बात करते हैं, और लास्ट 8 58 क्लॉज 8 जहाँ पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन की दी हुई रिपोर्ट की बात करते हैं, हमारी सेकेंडरी एविडेंस है। मेरे कहने का मतलब है जो सेक्शन 61 को जो न्यूली एडेड है हमारा BSA, वो अब ये कहता है कि चाहे पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में आए या फिर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में आए, इन दोनों में ही अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आपके पास कॉपी है और वो कॉपी आप कोर्ट में जमा करते हैं, सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना है जिसके ऊपर तब्दीलियां आई हैं सेक्शन 63 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, शाश्वत जी आप ही का रुख कर रहा हूं सर, क्योंकि सबसे पहले आदमी पुलिस के पास ही जाता है जब कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में जो प्रणाली है वो कितनी तेज गति से यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी, और जिस एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, हम जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, किस तरह से जब ये डिजिटल फॉर्म में, जैसा कि अभी बता रही थी डॉक्टर निशा बता रही थी, साफ तौर पर वो कितना बड़ा कारगर साबित होगा, कितनी बड़ी मदद पुलिस प्रणाली में इससे मिलती हुई नजर आएगी, जिससे जो केस है वो जल्दी सॉल्व हो पाएगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रणाली है वो सिंप्लीफाई की गई है जी। वो हम लोग कभी भी एविडेंस देते हैं तो उसमें एक सेक्शन 65 की सर्टिफिकेट होता जो पहले देते थे, जो अब सेक्शन 63 में देंगे। तो पहले था ओवरऑल इंचार्ज जो कि एक ऑफिशियल पोजीशन में होता था, उससे लेना होता था सर्टिफिकेट। अभी उस चीज से दूर हटके हम इस प्रोसेस पे आ गए हैं कि जो भी उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है आपको, उस वो आदमी एविडेंस ले पाए, उससे हम लोग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर पाए, और उस सर्टिफिकेट में जानकारी उसको देनी होगी जो भी सब्सटेंस उससे हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। इसके अलावा जब हमारा एविडेंस स्टेटमेंट लेना होता है या विटनेस को समन करना होता है, ये सब चीज़ों में भी, इन चीज़ों की प्रक्रिया में भी चेंजेस किए गए, जिससे कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हुआ या फिर आपको विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो भी होगा, ये चीज़ों में बहुत सिंप्लीफाई होगा। और हम लोग एक तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी हार्नेस करके हम लोग इस नियम को बहुत तरीके से आगे ले जा रहे हैं, जो कि कॉमन पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम देखें तो इसका प्रियम्बल जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें कहीं न्याय की बात नहीं होती थी जी, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो बात करता है न्यायपूर्ण, इसकी न्याय की बात करता है। तो ये एक सोच, एक मेथड और एक तरीके, सब चीज में बदलाव। बिल्कुल। मनीषा जी आप ही का रुख कर रहा हूं। मनीषा जी, साफ तौर पर जो हम देख रहे हैं कि तमाम प्रोसीजर्स यहाँ पर होते हैं, जब वकील केस लड़ने के लिए जाता है, सबूत साक्ष्य लेकर जाता है और कोर्ट के समक्ष रखता है, डिजिटल और साफ तौर पर जो टेक्नोलॉजी का यूज होने की जो बात
की जा रही है अब की बार, उसको प्राथमिकता भी दी जा रही है, तो ये कितने बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के तहत ये अपने आप में एक बड़े रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा। देखिए सर, जो हमारी जो पुरानी वाला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, उसमें डिजिटल अभिलेख के बारे में कभी नहीं था। जो अब हमारा नया बीएनएस से आया है, उसमें 61 जो धारा है वो उसी से संबंधित है, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है जितना भी हमारा जो डाटा होगा, जो एविडेंस या डिजिटल से संबंधित होगा, हम उसके अकॉर्डिंग इसमें सारा इंक्लूड कर सकते हैं। जो हम न्याय प्रक्रिया के द्वारा या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करेंगे, तो उसके लिए हम एक सर्टिफिकेट देते थे, जो मतलब पुलिस के द्वारा दिया जाता था, और कोर्ट उसको ये कंसीडर करती थी कि उसमें क्या करना चाहिए, कि उसके लिए सर्टिफिकेट हमें मस्ट है या नहीं है। लेकिन उसके लिए अब ये कहा गया कि हाँ मस्ट होगा। बिल्कुल, और ये ज़रूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि हमने देखा है एक जिस तरह से नए युग की शुरुआत होती है, तो साफ तौर पर कुछ ऐसे वहाँ पर एविडेंस रखे जाते हैं या तमाम ऐसी न्यायिक प्रणालियों में बदलाव लेकर आया जाता है जो समूचे, हम कह सकते हैं कि जो पूरे तंत्र है उसको बदल कर रखता है। और न्यायिक प्रक्रिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं ये 3 नए कानून जो सामने आए हैं, ये अपने आप में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर निशा, आप ही का रुख कर रहा हूँ। साफ तौर पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहला जो कानून देखा, जो अभी मौजूदा कानून है 1872, अब 2023 साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन जो इसमें जो बड़े बदलाव हैं, क्या ये सिर्फ मूलचूल बदलाव हैं या इसमें कुछ बड़े पैमाने पर भी कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं जो आम लोगों को बहुत राहत देते हुए नजर आएंगे? देखिए, आपने 1872 की शुरुआत की है, तो 1872 के बाद जो इंडियन एविडेंस एक्ट आया था, ये 2000 में चेंज हुआ था जब आईटी एक्ट आया था। आईटी एक्ट में हमने साइबर क्राइम्स की बात की, और साइबर क्राइम्स के लिए हमें एविडेंस चाहिए थी। ये जो एविडेंस थी हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा था, और उस वक्त जो चेंजेस हुए थे, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे उस वक्त भी। जैसे फॉर एग्जांपल 65 है, 65B, आपका 88 है, 90A, और ये वही चेंजेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक को मीट करने के लिए थे। लेकिन आज के डेट में जब हम क्राइम्स को देखते हैं, जो अक्यूज्ड हैं, ये आजकल डीपफेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं, बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें वैसे ही सबूत चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आज की डेट में क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को टैकल करने के लिए हमें वैसे टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए जी। तो उन चीज़ों के लिए मैं कह सकती हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये जो सेक्शन 61 है, प्लस उसी के साथ साथ सेक्शन 63 आप देखिए, जिसमें हमें एक सर्टिफिकेट जो है कोर्ट में जमा करना होता है। जब कभी भी हम जो है एक प्राइमरी एविडेंस के अलावा उसका कॉपी जो है कोर्ट में जमा कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमने उस एविडेंस जो मतलब कि सर्टिफिकेट होता है, उसकी रूपरेखा को भी चेंज किया है। पहले एक वन रन में जो है वो सर्टिफिकेट होता था, लेकिन आज की डेट में जब वो सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे तो हमारा बीएसए का जो स्केड्यूल है, उस बीएसए के स्केड्यूल में उस सर्टिफिकेट को पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए में जब आप वो सर्टिफिकेट साइन करेंगे, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जो संचालक है कंप्यूटर का, उसको जो है पार्ट ए में साइन करना। लेकिन ये साइन करना इतना आसान नहीं होता, उसमें 3 चीज़ों का मतलब कि चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपने उस वक्त जो डिवाइस थी जिसमें पूरा क्राइम सीन कैप्चर हुआ है, उस डिवाइस का डिस्क्रिप्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कैपेसिटी क्या थी, उसने पूरा का पूरा क्राइम सीन कैप्चर किया कि नहीं किया। दूसरी बात, आपने कौन से सिक्योर हैश वैल्यू का यूज़ किया है। जब हम सिक्योर हैश वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे SHA-1, SHA-256 और MD5 की बात हो रही है। उसके अलावा भी अगर आपने किसी और हैश वैल्यू का यूज़ किया है तो उसको डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट के पार्ट ए में, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर को चेक करना होता है, दिस इज व्हाट, कि आपको सेक्शन 63 क्लॉज 2 में दी हुई कंडीशंस को भी क्रॉस चेक करना है। वो 3 कंडीशन 4 कंडीशंस कौन सी हैं कि जब ये क्राइम हुआ था उस वक्त ये डिवाइस जिसको आप कोर्ट में एज अ सबूत मतलब सबमिट कर रहे हैं, क्या वो सुचारू रूप से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिन पर बहुत ज्यादा रोशनी डालने की भी जरूरत है, क्योंकि ये जो नई प्रक्रिया है वो किस तरह से तेज गति से काम करती हुई नजर आ रही है, ये हम बताने की भी दर्शकों को कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो हम अपने दर्शकों को वो भी बताने की कोशिश करते हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो हम डिजिटल एविडेंस की बात कर रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर अब की बार ये साबित होने वाला है। आइए एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये जो डिजिटल प्रणाली है वो अब की बार इस न्याय प्रणाली को किस तरह से पूरी तरह से बदल कर रखेगी, और साफ तौर पर जो इंसाफ होगा वो तेज गति से होता हुआ नजर आएगा, और इसका सीधा फायदा अगर किसी को होगा तो वो आपको होगा। कैसे होगा, आइए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो तमाम जो डिजिटल प्रणाली है वो कैसे अब की बार काम करती हुई
नजर आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नई प्रक्रिया की जो मुख्य बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दस्तावेज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अब रिकॉर्ड सामने आएगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के साथ अब प्राथमिक साक्ष्य माना गया है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे और जो डॉक्टर निशा ने भी बताया कि अब उसको प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा दिया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अब की बार साबित होने वाला है, क्योंकि ये डिजिटल जो एविडेंस होंगे वो आपके लिए न्याय का बहुत भरपूर काम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का जो विस्तार किया गया है, यानी कि जो बढ़ावा उसको दिया गया है, जो और उसका विस्तारीकरण किया गया है, वो कैसा है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न उपकरणों पर संग्रहित जानकारी इसमें शामिल होगी और इसी के आधार पर न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। पीड़ितों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवाही देने का भी मार्ग प्रशस्त किया गया है। और आप ये समझिए कि जो पीड़ित हैं, कई बार ऐसा होता था कि जब वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे, तमाम अवरोध आते थे, तो अब वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। दूर दराज से भी ऑनलाइन जुड़कर अपनी बात अब रख सकते हैं। तो दूर दराज से भी कोई अगर ऐसा पीड़ित है तो वो अपनी बात वहां पर रख सकता है और ये अपने आप में न्याय प्रणाली को बहुत बड़े बदलाव की ओर लेता हुआ जाएगा। सबूतों का अब जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया है। सबूतों और दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर विशेषज्ञ की गवाही भी इसमें शामिल की गई है। जो विशेषज्ञ पूरी जांच करेगा उसकी भी गवाही वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये पहले भी होता था, लेकिन अब क्या है कि उसके लिए कुछ एक जो बातें हैं, वो कुछ बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं वो रखे गए हैं, उनके आधार पर वो अपनी बात वहां पर रखते हुए नजर आएंगे। डिजिटल सबूतों को मिलेगी मान्यता और टेक्नोलॉजी का होगा भरपूर उपयोग। तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल जिसकी बात हम कर रहे थे, उनका तालमेल मिलाकर अब की बार की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें तमाम बड़े बदलाव यहां पर नजर आएंगे। तो ऐसे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल पर अब की बार कितना फोकस किया गया है, क्योंकि साक्ष्य, एविडेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि तमाम उसमें जो पहले जो चीजें नहीं हो पाती थी, मौजूदा समय में जो चीजें नहीं हो पाती थी, उन पर किस तरह से अब की बार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और इसी पर हम बातचीत भी कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ। तो चलिए शाश्वत जी का ही रुख कर लेते हैं। शाश्वत जी, साफ तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, तो ऐसे में जब एविडेंस वहां पर पहुंचेंगे और इस तरह से जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इसका जोर पड़ेगा, तो साफ तौर पर और ज्यादा मजबूती आती हुई नजर आएगी। जब डिजिटल और टेक्नोलॉजी साथ में मिलकर जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को न्याय दिलाने में, न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने में आप लोगों का बहुत साथ देती हुई नजर आएगी पुलिस प्रणाली की, अगर हम बात करें तो। जी बिल्कुल, देखिए क्राइम्स इवॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ हमारे लॉज को भी इवॉल्व करना होगा, ये चीज हमें समझना होगा जी। और ये 3 कानून आए हैं और स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, इसमें टेक्नोलॉजी पे भरपूर बल दिया गया है। हम लोग टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर रहे हैं लोगों के लिए, लॉ की प्रणाली को सिंप्लीफाई करने के लिए जी। ये बहुत हद तक हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसमें जितनी ट्रेनिंग चाहिए, जो पुलिसकर्मी हो या सारे लोग हैं, प्रोसिक्यूशन में हो, जुडिशियरी में हो, जिसको भी है, उसमें भी सरकार ने काफी बल दिया है। काफी बढ़ चढ़ के लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है अलग अलग फील्ड से, जिससे कि मुझे लगता है कि ये बहुत एक कारगर साबित होगा इस लॉ के साथ। बिल्कुल। मनीषा जी, आपका रुक कर रहा हूं। साक्ष्य को जुटाने से लेकर कोर्ट तक पहुंचाने तक की प्रक्रिया जो है वो उनके सामने तमाम बाधाएं आती हैं, तमाम चुनौतियां आती हैं। ऐसे में ये डिजिटल एविडेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर पहुंच सकता है। कितनी बड़ी राहत इससे मिलती हुई आएगी जब हम कोर्ट में देखते हैं कि जो अधिवक्ता हैं या जो वकील हैं, जो न्याय के लिए जो पीड़ित हैं उनका पक्ष रखते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी। कलेक्ट करते हैं और हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो जो छेड़छाड़ की जो संभावनाएं थी वो सारी खत्म हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है जी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरी चीज ये कि यदि कोई एक्यूज है, उसमें हम मतलब जो आईओ वगैरह होगा उससे संबंधित, तो उसमें भी ये भी नहीं कहेगा सर इसमें ये बदलाव कर दीजिए या ये कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो एविडेंस है वो सीधा हमें कोर्ट में पेश करना होगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमें इसमें थोड़ा सा ये कमी रह गई है, या फिर जो हमारी पुरानी वाली CRPC 178 के अकॉर्डिंग हमारा कुछ एविडेंस रह गया है, उसके लिए हम एप्लीकेशन देंगे, कुछ और एविडेंस हमें कलेक्ट करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारा ही जो डाटा है हमें एक साथ कलेक्ट करके ही हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। बिल्कुल, साफ तौर पर, क्योंकि ये तमाम जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, तमाम अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, ये मिलकर एक बड़े कानून का रूप ले रहे हैं। तो ऐसे में ये कानून आपके जीवन में छोटे छोटे जो अहम पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हमारे साथ आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस साक्ष्य अधिनियम को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाश्वत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीषा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो
न्याय प्रणाली है उसमें बड़े बदलाव की ओर अब भारत आगे बढ़ रहा है और नए भारत के ये जो नए कानून हैं ये नई गाथा लिखने के लिए आगे बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इसी पर हमारा फोकस था और आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल रात 9 बजे आपसे फिर से होगी एक बार मुलाकात, तो आप बने रहिएगा डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।